हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन पीसीएस में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स। ठीक है, आई दृष्टि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर्स कवर किया गया है वो 27 सितंबर 2024 तक का है। ठीक है, अक्टूबर मंथ का कवर नहीं है आई दृष्टि में, तो अक्टूबर मंथ का हम लोग अलग से कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस मंथ के करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इसके बिल्कुल भी नहीं करना है इस मंथ के करंट अफेयर्स को। पीसीएस की आदत रही है लास्ट टाइम का करंट अफेयर्स डालता है, तो ध्यान देना है। ठीक है, पीडीएफ मैंने यहाँ पे बना ली है, पूरी कंप्लीट हो गई है। तो ये वन लेंथ में आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा। अगर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, बट इसको देखना जरूर है। ठीक है, कहीं से भी देखें, बट अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स आपको कवर करके जरूर जाना है। आई दृष्टि का जो हम लोगों ने कंपाइलेशन वीडियो किया था, एक ही वीडियो में पूरा करंट अफेयर्स कवर है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप लोग देखिएगा। ठीक है, इतनी बातें। तो इस वीडियो में अक्टूबर मंथ का हो जाएगा, और एक वीडियो और बनाऊंगा पीसीएस से पहले, 15 नवंबर तक का करंट अफेयर्स उसमें रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी रिस्क लेके हम लोग को नहीं चलना है, तो यहाँ पे 15 दिन का और पढ़ लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करें, शुरू करें। चलिए, वीडियो अगर ठीक ठाक लगे तो लाइक ही कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में ज़रूर भेजना। देखिए, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नीरी। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग पढ़ते रहते होंगे। नीरी ये क्या है? ये राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है, यानी नेशनल, ये जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पे है? ये नागपुर में है। ये कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा है पीसीएस में, है ना। 10 बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नीरी कहाँ पे? नीरी से आसान हो जाता है याद रखना, नीरी से नागपुर। ठीक है, नीरी नागपुर। अब देखो इसमें न्यूज में क्या था इस संस्था के बारे में। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोगों ने सीख ही लिया कि नीरी जो संस्था है रिसर्च इंस्टीट्यूट है एनवायरनमेंट की, और नागपुर में स्थित है। ठीक है, अभी नीरी ने एक सजेशन दिया है। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे, फॉसिल फ्यूल से चलते हैं, कोयले से रन करते हैं, कोयले से ऑपरेट होते हैं ना, जानते हैं आप सभी लोग। तो ये जो इनकी चिमनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, इनसे क्या निकलता है? इनसे फ्लू गैसेस निकलती हैं ना, फ्लू गैसेस। ये जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, CO2 का हो रहा है, तमाम गैसेस रहती हैं उसमें, उन सभी का जो मिक्सचर रहता है, जो एयर रहती है, जो चिमनी से बाहर निकलती है, उसको फ्लू गैसेस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें NOx भी रहता है, इसमें SOx भी रहता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रहती है, तमाम और गैसें भी रहती हैं। NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं, सल्फर, ये सल्फर के ऑक्साइड जो हैं। तो इसने सजेशन क्या दिया? नीरी ने सजेशन ये दिया, ये जो थर्मल पावर प्लांट कर रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है SOx को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, SOx को ख़त्म करने के लिए। लेकिन नीरी का जो सजेशन है थर्मल पावर प्लांट्स को, मतलब जो इनको रन कर रहा होगा, जैसे NTPC है, तमाम है, JP पावर भी करते हैं, कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, प्राइवेट पार्टी भी हैं जो रन करती हैं थर्मल पावर प्लांट को। तो ये जो प्लांट वाले जो हैं, यानी NTPC जो है या फिर जो JP पावर हैं, तमाम जो हैं, ये क्या कर रही हैं? ये फ्लू गैसेस डीसल्फराइजेशन यानी FGD की स्थापना कर रही है। ठीक है, ये थर्मल पावर प्लांट वालों का काम हो गया। लेकिन नीरी बोल रही कि भाई आप फ्लू गैसेस के डीसल्फराइजेशन पर काम मत कीजिए, क्योंकि ये जो सल्फर गैस आप निकालेंगे फ्लू गैसेस से, ये जो चिमनी से गैसेस निकल रही हैं उसमें से सल्फर के ऑक्साइड्स में है ना, तो सल्फर को निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता है। तो जब एयर क्वालिटी को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या करने की ज़रूरत है? ये नीरी ने बोला, थर्मल पावर प्लांट के जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, यानी जो PSUs हैं, जो भी रन कर रहा है। तो ये तो न्यूज़ थी जिस वजह से नीरी यहाँ पे न्यूज में है। और नीरी ने क्या यहाँ पे सजेशन दिया? नीरी बोलती है कि आप ये जो आप सल्फर ऑक्साइड्स या फिर SO2 का उत्सर्जन को जो कम करने के लिए आप प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, FGD यानी फ्लू गैसेस डीसल्फराइजेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए? आपको PM पर काम करना चाहिए। PM यानी ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, PM हम लोग 2.5 पढ़ते हैं, PM हम लोग 10 भी पढ़ते हैं ना। ये दो ही मेजर पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जिनके बारे में हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। ये 2.5 है या फिर जो 10 है, ये कण के साइज हैं। ठीक है, कण के साइज को बताता है 2.5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 10 का मतलब है 10 माइक्रोमीटर, ये कण के साइज हैं। ठीक है, डायामीटर है। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है, इनको PM को कम करने के लिए काम करना चाहिए, ना कि
सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं उनके लिए आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो खड़ा कर रहे हैं आप जीडी के नाम से, वो ज़रूरत नहीं है, ये नीरी ने बोला। ठीक है, इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना। डीसल्फराइजेशन क्या होता है? डीसल्फराइजेशन वही चीज़ें जो हम लोगों ने अभी सीखा कि जो फ्लू गैसेस हैं उससे सल्फर को अलग करना, सल्फर के अणु जो है उनको अलग करना, डीसल्फराइजेशन होता है। तो इतनी बातें क्लियर है। बाकी ये चीज़ हम लोगों ने सीखा, नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखिए। प्रदूषण मुक्त वातावरण जो है, ठीक है भाई, इसको सभी को अधिकार है प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का। और अभी क्या है, अभी फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत इसको एफआर बनाया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए प्रदूषण मुक्त वातावरण जो अब एफआर है, फंडामेंटल राइट है, ये किस बात के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंक्लूड किया था? अंडर आर्टिकल 21। तो आपको ध्यान रखना है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, ठीक है। इस मामले का नाम आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा ना भाई? एफआर कितने भाई टोटल बताइए? 12 से आर्टिकल 12 से 35 पढ़ते हो ना, ये एफआर हो जाता है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में चक्रवात दाना दाना किस तट से टकराया? तो ध्यान रख लेना है आपको, उड़ीसा तट से ये टकराया है चक्रवात दाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, यानी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट जो है। इसमें क्या सीखेंगे? इसमें ये सीखेंगे कि किसने एमिशन पे कैसा काम किया, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा एमिटर है, कौन कितने सालों में कितना एमिशन कर चुका है, और जो पेरिस समझौते हैं, पेरिस एग्रीमेंट हैं, जो वहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उस वो अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, या सिर्फ दिखावी चीज़ें हैं। तो इस अंतराल रिपोर्ट के बारे में जो इसका डेटा है, जो इसके फैक्ट हैं, उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड में सीखेंगे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक। पेरिस समझौता होता है, ये तो जान ही रहे हैं ना। पेरिस समझौता कब होता है? ये 2015 का है ना। COP21 के तहत इसको अपनाया गया था। COP21, ठीक है, पेरिस में हुआ था ना ये COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 किसका? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाला, UNFCCC वाला। तो ये पेरिस समझौते यहाँ पे, इन पेरिस समझौतों को अपनाया गया था। सब लोगों ने यहाँ पे वैश्विक मंच पे जाके बोला था कि भाई हम इतना कर लेंगे, हम इतना कर लेंगे, वैश्विक लक्ष्य इतना होना चाहिए, ठीक है। और ये कैसा समझौता है? ये बाध्यकारी समझौता है, ठीक है, ये बाध्यकारी समझौता है। स्टेटमेंट के लिए ये शब्द काम आएगा आपको, ठीक है। तो पेरिस समझौते में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ये आपके सामने दिख रहा है। वैश्विक तापमान वृद्धि जो है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो है, इसको पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है तथा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। ये 2 फैक्ट आपको भूलना नहीं है पेरिस समझौते के, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, और जो लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस का। चलिए, ये पेरिस समझौते की बातें होंगी। लॉन्च करता है UNEP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको सीखना है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है, इसका हेडक्वार्टर हम लोग पढ़ते हैं नैरोबी में, है ना। नैरोबी कहाँ पे? कीनिया में। चलिए, इतनी बातें होंगी। अभी रिपोर्ट बोलती है कि विश्व के सभी देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों को अपना भी लेना, तब भी वैश्विक तापमान को आप जो पेरिस समझौते का लक्ष्य है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, तब भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कितनी बड़ी बात बोल दी गई है इस रिपोर्ट में कि आप कितना ही ताकत लगा लीजिए, आप 2 डिग्री सेल्सियस अचीव कर ही नहीं पाएंगे। ये इससे आगे भी बढ़ जाएगा टेम्परेचर। ग्लोबल राइज, ये रिपोर्ट बताती है कि 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ये कब की बात ही बता रहे हैं? जब सभी देश काम करेंगे तब भी मतलब ये अचीव नहीं हो पाएगा। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है ना। इतनी बातें क्लियर है ना। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है इस रिपोर्ट का, 3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा जब सब लोग काम करेंगे तब भी। और क्या है, अगर आप 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये जो डेटा मैं पढ़ रहा हूँ, ये किसके डेटा पढ़ रहा हूँ मैं? पेरिस एग्रीमेंट वाले डेटा पढ़ रहा हूँ, है ना, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस। और ये रिपोर्ट बताती है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस में 2030 तक 43% की कमी करनी होगी। भाई ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है इतने कम समय में? सीधा सीधा आधे की कमी कैसे कर सकता है कोई देश? इसका मतलब क्या निकल के आ रहा
कि पेरिस एग्रीमेंट कभी जो इसके लक्ष्य हैं वो अचीव होने वाले ही नहीं है ना, अचीव होने वाले ही नहीं है। क्वेश्चन पीसीएस ऐसे पूछेगा स्टेटमेंट में कि ये जो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट है इसके अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस में कितने % की कमी करनी होगी 2030 तक का भी वो डेटा वहाँ पे लिख देगा, मेंशन कर देगा, 2030 भी मेंशन कर देगा। तो ये 43% वो पूछना चाहेगा आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे 2030 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे ये डेटा आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखें बिगेस्ट एमिटर, सबसे बड़े उत्सर्जक कौन है। पहले तो 2023 का ही देख लेते हैं कि भाई एक साल में किसने क्या कांड किया है। चाइना तो अव्वल है, सबसे बड़ा एमिटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, या फिर क्वालिटी जो एयर की क्वालिटी है उसको बिगाड़ने में जो सबसे बड़ा हाथ है, या वातावरण को चौपट करने में जो सबसे बड़ा हाथ है, वो 2023 में तो फिलहाल चाइना का है। चाइना ने देखिए कितना यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किया है, 16,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, ये यूनिट है। इसका मतलब है कि आपने इतना ज़्यादा उत्सर्जन किया है जो इस अमाउंट के बराबर है, 16,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। और दूसरे स्थान पर है यहाँ पे यूएसए, इसका जो डेटा है 2023 का वो लगभग 6,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। और इंडिया की अगर बात करें तो भारत भी तीसरे स्थान पर है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगर उत्सर्जक में अगर ऑर्डर पूछे तो लगा देना चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। ये तो 2023 का डेटा हो गया। अब आप कंपेयर कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, चिंतन कीजिए, और यहाँ पे कितना डेटा का फर्क है। मतलब चाइना जो है हमसे लगभग 4 गुना ज़्यादा एमिट कर रहा है ना, इन सब गैसेस को। और 2023 का अगर पूछे, ये रिपोर्ट बता रही है, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 और 23 में जो फ़र्क आया है वो भारत में एमिशन का जो इंक्रीमेंट है वो 6.1% की वृद्धि है, ठीक है। 6.1 की यहाँ पे 1 का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया। इतनी बातें हो जाएंगी। अब हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट पे चलते हैं कि अभी तक, मतलब जब से रिसर्च होना शुरू हुआ होगा, ये डेटा आपके पास है 1850 से 2022 तक का, लगभग पौने 200 साल हो गया। पौने 200 साल में कौन देश ने क्या किया है, अब यहाँ पे देखिए, आपको फिगर से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अभी तक जो पौने 200 साल में चौपट किया है वातावरण को, उसका सबसे बड़ा भागीदार जो है वो यूएसए है। 527 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट है। डेटा समझ रहे हैं, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा अमाउंट में इन्होंने कार्बन को एमिट किया है। दूसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन, इसमें तो बहुत सारे देश आते हैं, तो ये टोटल मिला के 301 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट। ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ठीक है पीसीएस, ये मैं बताने वाला हूँ वातावरण की स्थिति, जो इन्वायरमेंट की स्थिति है हम लोग की, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ किस देश ने क्या किया है, तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा आप लोगों को। और इंडिया का देखें अगर पौने 200 साल का रिकॉर्ड, तो केवल 83 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट। फिर भी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, इसमें हमारी रैंक ये साले सब क्या देते हैं, लास्ट कर देते हैं, है ना, बिल्कुल लास्ट कर देते हैं। 176 अपॉन 180, 180 में 176 रैंक है। 2000 अगर पिछले साल की बात करें 2022 की, तो ये 180 में 180 था, सबसे अंतिम देश था, है ना। यहाँ से थोड़ा सा आपको तस्वीर क्लियर हो रही होगी कि कार्बन एमिशन में कौन क्या कर रहा है ना, और कौन क्या करके गया है। याद हो जाएगा, फिर से रिकॉल कराएं इसके डेटा, फिर से देख लीजिए। पेरिस एग्रीमेंट, दो आपको बस ध्यान रखना है, 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस। पेरिस समझौते के जो लक्ष्य थे उस पर कोई अचीव हो नहीं पा रहा, ये इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि आप कितना कोशिश कर लो, आप नहीं 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे आप कर ही नहीं पाओगे। वो अपने आप इतना बढ़ना ही बढ़ना है। 3.1 डिग्री सेल्सियस ये तब बढ़ना है जब सब लोग काम करेंगे, सारे देश काम करेंगे मिलके, तब की स्थिति है। और कुछ काम नहीं करेंगे तब तो भगवान मालिक है। और 43% की कमी, ये डेटा याद रखना है, ठीक है। हम लोगों ने एमीटर भी देख लिए, 2023 का भी देख लिया, और पिछले 200 साल का भी देख लिया। क्लियर है। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में वैसे हम लोगों ने 1-2 बातें सीख ली हैं, फिर से मैं रिकॉल कराता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पीएम मोदी ने वहाँ पे 5 संकल्प लिए थे भारत देश के लिए कि भारत क्या क्या करेगा, क्योंकि बाध्यकारी समझौता है ना, सबको अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है 5 साल में, ठीक है। सबको अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है हर 5 साल में। ये एनडीसी के नाम से वहाँ पर रिपोर्ट कार्ड
हर 5 साल में बताना होता है कि हमने क्या क्या कर लिया, हम कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। बाकी ये सब सीखा था हम लोगों ने। बाध्यकारी समझौता है COP21 में अपनाया गया था, 2015 में हुई थी ये। ठीक है, समिट। और NDC प्रस्तुत करनी पड़ती है प्रत्येक 5 साल में। आप इसको रिपोर्ट कार्ड की तरह ट्रीट कीजिए। और जो 5 संकल्प थे इसको भी रिकॉल कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि ये पर्यावरण की बातें हम लोग को जानना चाहिए। प्लस यानी संकल्प नंबर 1 क्या लिए थे मोदी जी? ये बोले थे कि हम 2030 तक जो गैर फॉसिल फ्यूल होते हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल होते हैं, या फिर नॉन फॉसिल एनर्जी जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसकी कैपेसिटी हम 500 गीगावाट तक कर लेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल से हमारी जो कैपेसिटी है हम उसको बढ़ा के 500 गीगावाट करेंगे 2030 तक। ये पहला संकल्प ले लिए थे। दूसरा संकल्प लिए कि हमारी जो जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारे देश भर की, हम इस रिक्वायरमेंट का 50% जो है ना, ये फुलफिल हम करेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, 2030 तक। तो ये दूसरा संकल्प हो गया। और तीसरा संकल्प जो वहाँ पे लेके आते हैं मोदी जी, कि हम कार्बन एमिशन में, कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी कर डालेंगे 2030 तक। चौथे नंबर का जो यहाँ पे इन्होंने संकल्प लिया कि कार्बन इंटेंसिटी को भी हम कम करेंगे 45% तक 2030 तक। तो ये जो 4 संकल्प आपने देखे हैं सारे 2030 तक हैं। एक बात तो कॉमन है। ठीक है, 5वां संकल्प हम लोग जानते हैं कि नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो हमारा 2070 का है। ठीक है, 2070 का। ये सबके अलग अलग हैं, ये भारत के संकल्प हैं 5। चाइना ने बोला कि हम 2060 तक नेट जीरो कर लेंगे। USA ने बोला है कि हम 2085 तक कर लेंगे। तो ये अपने अपने देश के अलग अलग यहाँ पे टारगेट हैं। ठीक है, नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कार्बन उत्सर्जन कोई कर ही नहीं था, ये कैसे पॉसिबल है भाई? इंडस्ट्रीज का क्या होगा, वो तो रन ही नहीं कर पाएंगी ना। इसका मतलब है कि नेट जीरो का मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा वैसा नहीं है। कार्बन का यहाँ पे जीरो होना नेट जीरो नहीं है। इधर आइए, नेट जीरो का मतलब मैं आपको समझाता हूँ सिंपल भाषा में। मान लीजिए पूरी दुनिया भर में जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है वो 100 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, 100 यूनिट का। और जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, अवशोषण की क्षमता है कार्बन की, वो 50 यूनिट की है। ठीक है, 100 यूनिट आप बना दे रहे हो और एब्जॉर्ब जो हो रहा है पृथ्वी के द्वारा वो 50 यूनिट ही हो रहा है। 50 जो प्लस जा रहा है ना, ये सरप्लस है। फिर कहाँ जाएगा? ये तो फिर चौपट करेगा ना ह्यूमंस को, फ्लोरा को और फौना को चौपट करेगा ना, इन्वायरमेंट को चौपट करेगा। तो ये नेट जीरो की स्थिति नहीं है। नेट जीरो की स्थिति तब आएगी जैसे पृथ्वी 50 यूनिट की कैपेसिटी है इसकी एब्जॉर्प्शन की, और हम भी 50 ही यूनिट पैदा करें। ठीक है, हम का मतलब पूरी दुनिया, तब जाके बैलेंस होगा। 50 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और 50 यूनिट खप जा रहा है पृथ्वी में। ठीक है, तब ये नेट जीरो हुआ ना, यानी बैलेंस वाली बात हो रही है यहाँ पे। पड़ला भारी नहीं होना चाहिए, इस तरफ का प्रोडक्शन का पड़ला भारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थ की कैपेसिटी अगर 50 यूनिट की है तो भैया 85 तक रहो मैक्सिमम आप, या फिर उससे कम करने की कोशिश करो। सरप्लस होना चाहिए पृथ्वी की साइड से, प्रोडक्शन की साइड से नहीं। क्लियर है? अब पृथ्वी एब्जॉर्ब कैसे करती है ये सब तो बेसिक चीज़ है ना, ये तो समझते होगा ना भाई। पेड़ वगैरह सोख लेते हैं ना कार्बन को, पानी सोख लेता है ना, मिट्टी भी अच्छा सिंक का काम करती है ना कार्बन का। हाँ, तो मिट्टी को साफ करो, उसको सेव करो, है ना। सेव सॉइल प्रोग्राम चल रहा है ना, सेव सॉइल प्रोग्राम चल रहा है। प्लांटेशन का काम चलता ही है, पेड़ लगाओ, चल ही रहा है ना। फॉसिल फ्यूल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमी लानी है, इन सभी चीज़ों से हो पाएगा। बातें क्लियर है ना? चलिए अब पढ़ लेते हैं जूनो मिशन। जूनो से सबसे पहली बात आपको जुपिटर नहीं लगा देना है। ठीक है, ये जुपिटर वाला कोई मिशन नहीं है कि बृहस्पति ग्रह पे कोई जा रहा होगा सैटेलाइट, या मिशन होगा किसी का, नासा आसा का या इसरो का, वो वहाँ पे फिर रिसर्च वगैरह करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जे का मतलब यहाँ पे जुपिटर नहीं है, ये चाइना का मिशन है एक सिंपली। और ये ओ का मतलब जो है ना ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, ये वेधशाला है, तो ये नीचे ही रहेगी, नीचे ही स्थापना होगी ज़मीन पर। यूरेनियम और थोरियम का जब अपक्षय होता है तो न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इन्हीं की स्टडी के लिए जूनो मिशन बनाया गया है चाइना के द्वारा। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और यह एक ऑब्जर्वेटरी है। न्यूट्रॉनो समझते हैं ना, फोटोन समझते हैं,
ब्रह्मांड में फोटोन, ब्रह्मांड यानी फोटोन से भरा पड़ा है ना। फोटोन के बाद बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा नंबर में अगर कोई कण है तो वो न्यूट्रॉनो है, ठीक है, फोटोन के बाद। तो इस पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, ये उप परमाणु कण होते हैं और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये विद्युत आवेशहीन होता है। ब्रह्मांड में फोटोन के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा कण जो है वो न्यूट्रॉनो है, न्यूट्रिनो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो ये तो जूनो हो गया चाइना का। हम भी कुछ कर रहे हैं, इंडियन न्यूट्रिनो, यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी है INO, लेकिन अभी बनी नहीं है। ये प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है, प्रस्तावित है, तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा पोट्टीपुरम गांव में, ठीक है। बाकी इसके बारे में भी ध्यान रखना। ड्यून, ये भी अभी लॉन्च नहीं किया गया है। डून जो प्रोजेक्ट है ये भी इसी का यही काम है, न्यूट्रिनो पे ये काम करेगा, स्टडी करेगा, लेकिन ये USA का है, ठीक है। फुल फॉर्म लिखा हुआ है डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। तो जूनो चाइना हो गया, ड्यून USA हो गया, INO इंडिया का हो गया। कर लेंगे, आसान है। चलिए, जेड मोड सुरंग देखिए, इसका जो आकार है सुरंग का, टनल का, वो जेड के शेप में है, इसलिए बस नाम जेड है। जम्मू, अभी न्यूज में क्यों था, न्यूज में इस वजह से था, आतंकवादी हमला हुआ है इस सुरंग में। जम्मू कश्मीर में किसी बुनियादी ढांचा परियोजना पर यह पहला आतंकवादी हमला था। टनल की लेंथ याद रखना 6.4 किलोमीटर, ठीक है। आपको टनल की लेंथ याद रखना है और जगह याद रखना है, बस 2 फैक्ट इसमें जानना है। प्रसिद्ध उस टूरिस्ट प्लेस का जो है ना नाम, पर्यटन स्थल का, ये है सोनमर्ग। सोनमर्ग पर्यटन स्थल की कनेक्टिविटी के लिए जेट टनल को बनाया गया था। हो जाएगा ना बाबा। चलिए देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैंचू जनजाति ज्योग्राफी में पूछा जाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। चर्चा में रहती चैंचू जनजाति कहाँ निवास करती है। तो ये क्वेश्चन तो अभी रिसेंट में उड़ीसा से संबंधित था, तो मैंने यहाँ पे उड़ीसा का ही लिखा है। उड़ीसा की सबसे छोटी ये शेड्यूल ट्राइब जनजाति है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है चैंचू जनजाति। बाकी चैंचू जनजाति आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तेलंगाना में तो सबसे ज़्यादा संख्या में है, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आपने देख ही लिया। और आपको कर्नाटक भी याद रखना, पूछा जाता है चैंचू जनजाति के बारे में, बहुत पूछा, क्योंकि बड़ी यूनिक जनजाति है। अभी अभी जो इसकी जीवन शैली है ना, जीवन शैली का जो तरीका है अभी भी शिकार वाला है। शिकार करते हैं ये लोग, कोई कृषि वगैरह नहीं करते हैं, एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, शिकार पे ही इनका इनका जीवन चल रहा है। शिकार करते हैं, भोजन को इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, ठीक है। इनको चैंचू बारू या चैंचवार के नाम से भी जाना जाता है, चैंचू जनजाति के लोगों को। शिकार, भोजन संग्रह प्रकार की इनकी जीवन शैली है। और तेलुगु भाषी, ये तेलुगु भाषा बोलते हैं, ठीक है, तेलुगु भाषा बोलते हैं। तो तेलुगु भाषा से तमिलनाडु भी, ऐसा मत सोचना कि ये सिर्फ तमिलनाडु में पाई जाती है। चलिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। उड़ीसा से न्यूज़ थी तो उड़ीसा मैंने वहाँ पे क्वेश्चन में मार्क किया हूँ, ठीक है। बाकी आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है, यहाँ यहाँ पाई जाती हैं। जीवन यापन देख ही लिया, शिकार पर निर्भर है इनका इनका जीवन, और ये एग्रीकल्चर नहीं करते। इस फॉरेस्ट का नाम याद रखना है, नल्ला माला। नल्ला माला वन जो है फॉरेस्ट है, ये तेलंगाना में है, और इन्हीं वनों में ये जनजाति निवास करती है, सबसे ज़्यादा तेलंगाना में। चलें आगे, चलें, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? बोर हो रहे हो तो चाय पी लो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो को, चाय पी लो, फिर से आ जाओ, क्योंकि कुछ भी छोड़ना नहीं है इस वीडियो में, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनती है PDF। अब बहुत सारे डेटा इसमें, मैं ऐसा नहीं एक जगह से बनाता हूँ, इसको 2-3 जगह से मैं आप लोगों के लिए कंपाइल करता हूँ वीडियो को, इसको PDF को। चलिए नेक्स्ट करते हैं, पर्यावरण जहाज सूचकांक। ये नए तरीके का हम लोग इंडेक्स पढ़ रहे हैं शायद, है ना। पर्यावरण जहाज सूचकांक में सूचीबद्ध भारत का पहला भारतीय पत्तन कौन सा है? इस पत्तन का नाम है मोरमुगांव पत्तन। कहाँ पे है भैया बताओ? गोवा। मेजर बोर्ड पढ़ते हो कि नहीं? बिल्कुल पढ़ते हो। मेजर बोर्ड की संख्या बताओ थोड़ा जल्दी से, मेजर बोर्ड कितने हैं? 12 बोर्ड हैं भारत में मेजर, उसमें से एक ये भी है, मोरमुगांव पत्तन। अब देखो, पर्यावरण से संबंधित है तो क्या देखा जाएगा? कार्बन ही देखा जाएगा भैया, कार्बन कौन कितना एमिट कर रहा है, तो जो कम से कम कार्बन एमिट कर रहा होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो ESI के अंतर्गत समुद्री जहाज़ों की पहचान की जाती है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी यही सब चीज़ें, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स,
इन्हीं सब का यहाँ पे आकलन होता है। मेजर पोर्ट हम लोगों ने 12 देखा। मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आपके लिए बनाया हूँ ताकि आपको जल्दी से रिकॉल हो जाए। 12 जो पोर्ट है मेजर, दीनदयाल गुजरात, मुंबई, एक सेकेंड, मुंबई हो गया महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये भी मुंबई का है, मोरमुगांव गोवा हो गया, न्यू मैंगलोर ये कर्नाटक हो गया, कोचीन कहाँ पे है ये केरल में है, बीओ चिदम्बरनार तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, कामराज इसको एन्नौर पोर्ट भी बोलते हैं, कामराज नया नाम है, ये भी तमिलनाडु का है। और ये लेटेस्ट है, अगर पूछा जाए कि बारहवा बारहवा जो मेजर पोर्ट है उसका नाम क्या है, कामराज। अगर ये पूछ ले कि सबसे लेटेस्ट मेजर पोर्ट कौन सा है, तब भी कामराज लगा देना। ठीक है, कामराज ही कामराज लिख गया, कामराज है। के कामराज तो पढ़ते होंगे ना हिस्ट्री में भाई, पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे। फिर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ आ जाएगा, आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में आ जाएगा, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। ये 12 मेजर पोर्ट हैं। और इसमें से देखो कुछ यहाँ पे निकल पा रहे हो डेटा, देखो डेटा यहाँ से ये निकल रहा है। अगर पूछा जाए कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट हैं, तो क्या लगाओगे, आपको तमिलनाडु में 3 मेजर पोर्ट दिख रहे हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा मेजर पोर्ट तमिलनाडु में ही है। उसके बाद किसका नंबर आता है, आपको महाराष्ट्र में 2 दिख रहे हैं, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दीनदयाल का पुराना नाम कांडला पोर्ट है, ठीक है, दीनदयाल नया नया नाम है। हो जाएगा। चलिए, तो ये 12 ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर समझौते को कब तक बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे है, ये तो अभी बना है कुछ साल पहले, 2019 में बनाया गया था, ठीक है, निर्माण 2019 में। और इस एग्रीमेंट को 2029 तक बढ़ा दिया, यानी +5 ईयर कर दिया, ये ध्यान रखना, ठीक। क्योंकि ये न्यूज में रहता है, चर्चा में बना रहता है, और ये एग्रीमेंट हो गया तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। भारतीय तीर्थयात्री जो हैं इनको वीज़ा मुक्त आवाजाही की सुविधा प्राप्त हो जाएगी 5 सालों के लिए, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड में देखिए इसके, करतारपुर ये जो है कॉरिडोर 2019 में बनाया गया था, गुरु नानक देव की जयंती पर बनाया गया था 2019 में। गुरु नानक देव के बारे में हम लोग जानते हैं, सिख धर्म में 10 गुरु हैं, 10 गुरु में पहले गुरु यही थे और यही संस्थापक थे, ठीक। चलिए, हो जाएगा। देखें यहाँ पर चर्चा में रहा टेनकाना, स्पेलिंग अब इंग्लिश में पता नहीं कैसे लिखा होगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। टेनकाना क्या है, ये जंपिंग स्पाइडर है, जंपिंग स्पाइडर यानी मकड़ी जो जंप करती है। मैं इमेजेस वगैरह लगा दूंगा तो थोड़ा सा आसानी होगी। तो अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाए कि समाचारों में रहा, चर्चा में रहा, टेनकाना क्या है, बढ़िया बढ़िया से ऑप्शन बनाता है पीसीएस, है ना। आईएनएस लिख देगा, पनडुब्बी लिख देगा, ठीक है, एक एक लिख देगा टैंक, तमाम ऐसे ऑप्शन बना देगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें अभी कुछ न्यूज में था, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। 2026 का देखेंगे यहाँ पे, 2026 के जो कॉमनवेल्थ होंगे वो ग्लासगो में होंगे। एक छोटा सा फैक्ट है आपके लिए परीक्षा के लिए, ग्लासगो कहाँ पे है, स्कॉटलैंड का शहर है, ठीक है। ये 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो उसकी जगह होगी। अब देखिए न्यूज में किस वजह से था, 2026 में जो ग्लासगो में होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, इन्होंने क्या किया, 12 गेम्स को हटा दिया, 12 जो खेल हैं इनको हटा दिया, मतलब 2026 में इन 12 खेलों को नहीं खिलाया जाएगा। तो इस पर क्या हुआ, भारत ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, क्योंकि ये जो 12 गेम्स हैं, यही 12 गेम्स ऐसे हैं जो भारत जिसमें अव्वल हमेशा से रहा है। जैसे इन 12 गेम्स में बैडमिंटन भी है, क्रिकेट भी है, हॉकी है, स्क्वैश है, टेबल टेनिस है, कुश्ती है, कुश्ती हुआ, हॉकी हुआ, क्रिकेट हुआ, है ना। इनमें तो भारत बहुत अच्छी पोजीशन पे है, और इन्हीं गेम्स में आपने हटा दिया। और पुराने कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुए हैं, यहाँ पे भारत के द्वारा मेडल भी जीते गए हैं तमाम, है ना। बट अब ये सारी चीज़ें नहीं है। वजह क्या बताइए कॉमनवेल्थ गेम्स ने, वजह ये बताइए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है, बजट की समस्या है, इस वजह से कुछ गेम्स को हटाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, 12 गेम्स,
ये नंबर में 12 पूछ सकता है। और ये छोटा सा फैक्ट एक है ही, ग्लासगो में होगा 2026 के। ठीक है, बताइए कमेंट करके कितने सालों में खेले जाते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। हर 4 साल में खेले जाते हैं, या हर 5 साल में खेले जाते हैं, या फिर हर 2 साल में खेले जाते हैं? कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसको देखिए, श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, ये कौन है? श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेशनल वीमेन कमीशन जो है, इसके जो चेयरमैन है, इसकी जो चेयरमैन है उनका नाम है श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना यार, एक जगह जो हम लोगों ने मास्टर वीडियो किया है आई दृष्टि का, उसमें 2 करेक्शन है। ठीक है, पहला करेक्शन ये है कि मोस्ट इनोवेटिव कंट्री जो है वो कौन सी है, जल्दी से बताइए। मोस्ट इनोवेटिव कंट्री, जो इनोवेशन का जो इंडेक्स आता है उसमें स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। मैंने पीडीएफ में गलती से सिंगापुर मार्क कर दिया है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना। सिंगापुर नहीं है, मोस्ट इनोवेटिव कंट्री स्विट्ज़रलैंड है। और दूसरा यहाँ पे करेक्शन है एक प्राइज़ का, MS स्वामीनाथन जो प्राइस है, MS स्वामीनाथन, पीडीएफ में गलत मैंने मार्क कर दिया है, तो उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये 2 करेक्शन है बस उस 7 घंटे की वीडियो में। तो ये हो गया ना, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, ये पुराने फैक्ट हैं। NWC की स्थापना 1992 में हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा है पीसीएस ने, नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना 1992। चलिए देखिए, ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ये भाई भारत में ओपन हुआ है। ताइपे का ये सेंटर है, सांस्कृतिक केंद्र, लेकिन भारत में ओपन हुआ है, तो इससे समस्या हो गई है चीन सरकार को, चीन सरकार द्वारा विरोध जताया गया। तो ऐसे जो सेंटर हैं, ये जो इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर होते हैं ताइपे, ताइवान के द्वारा, ताइवान की कैपिटल है ना ताइपे, तो ऐसे खोले जा चुके हैं पहले भी। तो ये हमेशा से विरोध करता आया है चीन। तो अभी परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र 2024 में कहाँ पे स्थापना हुई है, तो आपको मुंबई याद रखना है। ठीक है, मुंबई। तो ये 2024 का हो गया, उससे पहले भी यहाँ पे खोले गए हैं, उनको भी देख लीजिए। 1995 में भी खोले गए हैं, यहाँ पे न्यू दिल्ली में खोला गया था एक सेंटर, यही ताइपे का कल्चरल सेंटर। फिर 2012 में चेन्नई में खोला गया था, ये पहला था न्यू दिल्ली वाला, चेन्नई दूसरा था, और अभी जो रिसेंट है 2024 में ये मुंबई में खोला गया। यानी 3 सेंटर हो गए ऐसे, ताइपे इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर यानी TECC, 3 सेंटर हो चुके हैं भारत में। ध्यान रहेगा, ताइवान का यह तीसरा कार्यालय भारत में स्थापित किया गया है। चलिए इसको देख लीजिए थोड़ा सा, ये तो देख रहे होंगे, वियतनाम दिख रहा, फिलीपींस, साउथ चाइना सी, चाइना, ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे मेन चीज़ ये बताना था आपको, ताइवान कहाँ पे है, ये चाइना सी में है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप जानते हैं। ताइवान की कैपिटल क्या है, ताइपे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग ब्रिक्स समिट के बारे में। एक समय ये जो संगठन था, ये सिर्फ ब्रिक के नाम से हुआ करता था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, है ना। फिर साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो फिर ये ब्रिक्स हो गया। अब तो बहुत सारे मेंबर हो गए, पहले 4 ही मेंबर थे, ब्रिक में 4 मेंबर थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये फाउंडर मेंबर हैं। फिर साउथ अफ्रीका भी आ गया, फिर उसके बाद तमाम और कंट्रीज इसमें जुड़ गई हैं। ठीक है, टोटल कंट्री जो ब्रिक्स में है ना, टोटल मेंबर अगर पूछा जाए तो 10 लगा देना। ठीक है, अभी समिट के बारे में देख लेते हैं 2024 का। ये 16वीं समिट है, लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज़, कजान। अभी समिट जो हुई है कजान में हुई है, कजान शहर है रूस का। ठीक, ब्रिक्स के जो सदस्य हैं उनको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एक सेकेंड, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, UAE और सऊदी अरब। टोटल कितने मेंबर आपको दिख गए ब्रिक्स में? अब 10 मेंबर हो गए। ये आपको नंबर में याद रखना है और नाम में भी याद रखना है। यहाँ तक तो कर ही लोगे, ब्रिक्स में तो ये ब्रिक्स से समझ जाओगे।
बाकी ईरान बहुत न्यूज में रहा था एक समय, तो ईरान भी याद रख लोगे क्योंकि ईरान वहाँ पे भी बना है, एससीओ का भी सदस्य बना है। ठीक है, ये जो संघाई कोऑपरेशन संगठन होता है, तो ईरान उस वजह से भी न्यूज में रहता था। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है और सऊदी अरब है। अरब देशों की बात करें तो यूएई और सऊदी अरब लगा देना। और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कितनी कंट्री हो गई, एक साउथ अफ्रीका हो गया, एक इजिप्ट हो गया, एक इथोपिया हो गया। ठीक है, चलिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, ये आई दृष्टि में कवर किया नहीं गया था, है ना, 2023 का, बट हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे। तो आपको ये जो डेटा है ना, ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है 2023 का भी ध्यान रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है पीसीएस, तो वो 2023 का भी डेटा देगा। क्लियर है? तो जो मास्टर पीडीएफ में आपको कवर कराया है वो 2023 का कराया गया है, उसके भी सारे डेटा आपको ध्यान रखना है और 24 के भी ध्यान रखना है। चलिए इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है देखते हैं। पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी समझते हैं आप लोग। ठीक है, हर तरीके से जो गरीब है वो बहुआयामी गरीब है। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में कितने लोग हैं, 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं। 8 अरब से ज़्यादा लोगों में 1.1 अरब लोग ऐसे हैं जो घोर गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको घोर गरीबी का डेटा याद रखना है, 1.1 अरब। ठीक है, 1.1 अरब लगभग कितना हो गया, 8 अरब में 1 अरब कितना परसेंट हो गया, भाग करके देख लेना, 1.18 कर लेना, गुणा 100 कर देना, कितना परसेंट आ जाएगा। तो सीधा 12×8 = 96 होता है, तो लगभग 12% प्लस यहाँ पे ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया भर में जो घोर गरीबी में हैं। ठीक है, दूसरा फैक्ट कहता है कि भारत में सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी है। ये तो ठीक है, ये तो 2023 की रिपोर्ट भी बोलती है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ ये जो मल्टी डायमेंशनल जो यहाँ पे पॉवर्टी है या फिर गरीब लोग हैं तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। सबसे अधिक लोग यहाँ पे भारत में हैं, और डेटा आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 23.4 करोड़। ठीक है, ये भारत भारत का है, ध्यान रहेगा, 23.4 करोड़। तो अगर बहुआयामी रूप से अगर गरीबों की संख्या पूछा जाए कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो भारत लगा देना, ये पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा गरीब जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत में 23.4 करोड़ है और पाकिस्तान में 9.3 करोड़ है। हो जाएगा। तो अगर परसेंट में निकालें तो पाकिस्तान में कहीं ज़्यादा परसेंटेज में बहुआयामी यहाँ पे गरीब गरीब लोग हैं। ठीक है, अगर इन ऑर्डर पूछा जाए तो पहले नंबर पर भारत हो जाएगा, 23.4 करोड़ देख लिया, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, दो डेटा हम लोगों ने यहाँ पढ़ ही लिया है, 9.3 करोड़। उसके बाद इथोपिया में सबसे ज़्यादा बहुआयामी रूप से गरीब है, 8.6 का डेटा है यहाँ पे, और चौथे नंबर पर नाइजीरिया है। ये नंबर नहीं पूछेगा, 9.3, 8.6, 7.4 कंपेयर के लिए लिखा हूँ ताकि ये थोड़ा सा आइडिया लगे। बाकी ऑर्डर में पूछेगा तो 4 कंट्री याद रखना। डेटा अगर पूछ सकता है तो भारत का बस पूछ सकता है। ठीक है, कि भारत में कितने गरीब हैं, 23.4 करोड़ इस इंडेक्स के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार। हो जाएगा। कितनी बातें सीखी यहाँ पे, 1.1 अरब लोग जो हैं वो घोर गरीबी में हैं, भारत में सबसे ज़्यादा बहुआयामी रूप से गरीब हैं, सबसे अधिक लोग हैं 23.4 करोड़, और ऑर्डर है भारत, पाकिस्तान, इथोपिया और नाइजीरिया। बस इतनी सी बात है। चलिए क्वेश्चन कीजिए, वन लाइनर फॉर्म में भी यहाँ पे मैं क्वेश्चंस को ऐड किया हूँ। विश्व सांख्यिकी दिवस बताइए। विश्व सांख्यिकी दिवस होता है 20 अक्टूबर को। ओके, भारत की पहली इंडिजिनस जो है, इंडिजिनस यानी स्वदेशी बुलेट ट्रेन कौन सी कंपनी बनाएगी, इसका नाम है BEML। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी है ये, पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन। ये अभी इन ऑपरेशन में नहीं आई, अभी तो बनाएगी है। ठीक है, ऐसा अभी प्रस्ताव है, प्रपोजल है BEML के द्वारा। चलिए अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार हैं, 2023 के ये पुरस्कार हैं और दिए गए हैं अभी 22 अक्टूबर 2024 को। तो ये 5 नंबर जो है ना, 5th एडिशन जो है, 5वां संस्करण, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा जाता है स्टेटमेंट में 5वां संस्करण राष्ट्रीय जल पुरस्कार, क्योंकि ये पुरस्कार नए पुरस्कार हैं, ये पहले नहीं दिए जाते थे। इनको 9 श्रेणियों में दिए गए हैं।
और हम लोग जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं श्रेणियों को यहाँ पे ऐड किया गया है। बाकी बेमतलब की श्रेणियाँ हैं, मतलब वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चीज़ मैं आपका कवर करा दूंगा, उससे बिल्कुल भी परेशान मत होइए। श्रेणी वन देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य जल पुरस्कार में, यानी जल के संरक्षण के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा जो काम किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की अगर कैटेगरी देखें, वेस्ट स्टेट की कैटेगरी में देखें तो पहले नंबर पर है उड़ीसा, ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन पूछेगा सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, आपको दूसरा लगा के आना है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्यों में किसको ये प्राइज प्रदान नहीं किया गया है, तो 3 में आपको ये दिख जाएगा, है ना। 3 ऑप्शन में उड़ीसा, यूपी, गुजरात दिख जाएगा। चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र ऐड कर देगा या फिर कुछ भी कर देगा, तो उसको फिर आपको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। क्वेश्चन बनाते रहिए, जब पढ़ते हैं तो वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना उसको रिकॉल किया कीजिए, तब चीज़ें बढ़िया से याद होती हैं। जैसे आपने अभी ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार पढ़ लिया, इसके सारे फैक्ट पढ़ लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर से रिकॉल कीजिए आंख बंद करके, और जितनी भी आप श्रेणियाँ इस टॉपिक में पढ़े सबको रिकॉल कीजिए, तो फिर अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार होता है। ठीक है, ये याद करने का अच्छा तरीका होता है। आप सोचेंगे, चिंतन करेंगे, तभी कुछ नए क्वेश्चन बना पाएंगे। तो एक कैटेगरी होगी सर्वश्रेष्ठ राज्य की। अब हम लोग बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे। जिला स्तर पर ये क्षेत्रवार दिए जाते हैं, यानी इस तरीके से नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्दर्न स्टेट जो है इसमें कौन अच्छा किया, वेस्टर्न स्टेट, साउदर्न स्टेट और ईस्टर्न स्टेट, इस तरीके से, इसलिए क्षेत्रवार लिखा है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें हम लोग को नहीं देखना है, यहाँ पे बस जो यूपी से बिलोंग कर रहे हैं उनको देख लेना है। नॉर्थ की अगर बात करें तो बांदा का स्थान है, सर्वश्रेष्ठ जिला बांदा को यहाँ पे जल पुरस्कार दिया गया है जिला कैटेगरी में। ये इसको संयुक्त रूप से दिया गया है, बांदा और गांदरबल। गांदरबल ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल, और बांदा यूपी का जानते ही हैं। इन दोनों को संयुक्त रूप से पहला प्राइज़ दिया गया जिला कैटेगरी में। ठीक है, ध्यान रखना है, हो जाएगा। चलिए तीसरी कैटेगरी पढ़ते हैं हम लोग, सर्वश्रेष्ठ गांव। स्टेट देख लिया, डिस्ट्रिक्ट देख लिया, अब गांव देखेंगे, फिर म्यूनिसिपैलिटी देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ गांव की कैटेगरी में सबसे अच्छा गांव जिसने जल के संरक्षण पर काम किया है उसका नाम है पुल्लमपारा, केरल का है। पहला प्राइज है, ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है मसूलपानी, ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, गाँव की भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है, तो गांव भी याद रखना। जो यहाँ पे मैं कैटेगरी मेंशन किया हूँ वही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग बेस्ट शहरी स्थानीय निकाय की बात करें तो यहाँ पे देखो, जो नगर निगम है, नगर निगम सूरत को पहला स्थान है। ठीक है, नगर निगम पुरी को दूसरा स्थान है और नगर निगम पुणे को तीसरा स्थान है। ये शहर फेमस हैं, इनको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि गुजरात में है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। आपको इन ऑर्डर आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी में अगर पूछा जाए, म्यूनिसिपैलिटी में तो सूरत हो गया, पुरी हो गया और पुणे हो गया, हो जाएगा। चलिए, पुल्लमपारा गांव हो गया, मसूलपानी गांव हो गया। अब देखते हैं सर्वश्रेष्ठ स्कूल और कॉलेज। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, ठीक है, मैं उसको ऐड भी नहीं किया। स्कूल नहीं पूछेगा। सर्वश्रेष्ठ उद्योग पूछा जा सकता है। पहले स्थान पर यहाँ पे है अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा की एक कंपनी है। ठीक है, दूसरा स्थान दिया गया है अपोलो टायर को, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये कंपनीज हैं, ठीक है, जिसने जल संरक्षण पर बहुत अच्छा काम किया, हो जाएगा। ये 2 सर्वश्रेष्ठ उद्योग हो गए। इतनी ही कैटेगरी यहाँ पे ऐड की हैं जो क्वेश्चन यहीं पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, बाहर जाएगा नहीं, हो जाएगा ना। रिकॉल करना, वीडियो पॉज करके, मैं भी यहाँ पे रिकॉल करा दे रहा हूँ। सर्वश्रेष्ठ राज्य उड़ीसा, सर्वश्रेष्ठ जिला में बांदा है यूपी से, ठीक है, साथ में संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर का भी एक गांव है, गांदरबल, सॉरी जिला है। गांव की बात करें तो केरल का एक गांव है और छत्तीसगढ़ का गांव है, पुल्लमपुरा और मसूलपानी। म्यूनिसिपैलिटी में बात करें, नगर निगम में, तो सूरत, पुरी और पुणे हो गया। उद्योग में हरियाणा की एक कंपनी अरावली पावर कंपनी,
दूसरे नंबर पे अपोलो टायर, ये बात है। ठीक है, चलिए फिर से सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये पीडीएफ बहुत इम्पोर्टेंट है बाबा, है ना। ये वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करने के, क्योंकि ये भी हम लोगों ने 2023 का ही डेटा पढ़ा है आई दृष्टि में, उस टाइम तक आया नहीं था तो वो प्रिंट हो नहीं पाया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सबसे पहले तो 2023 का मैं रैंक बता दीजिए। अगर उस वीडियो को देखें, नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, उसको देखिए। 7 घंटे का वीडियो है, तोड़ तोड़ के देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको देखिए ज़रूर। तो यहाँ पे 2023 की रैंक बताइए आप GHI में, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था। यहाँ पे 2024 की बात करें तो 105वां स्थान है 127 में। तो हंगर इंडेक्स में बहुत बुरी स्थिति रहती है भारत की, 127 में 105 लगभग बहुत पीछे ही है ना। भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है। श्रेणी भी आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। सीरियस कैटेगरी में गंभीर लगा देना। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत की 13.7% जो पॉपुलेशन है वो कुपोषित है। एग्जैक्ट फिगर आपको ध्यान रखना है 13.7। ये एग्जैक्ट फिगर कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रहेगा, 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए तो याद हो जाएगा। कुपोषित कितने हैं भारत में, 13.7% की आबादी कुपोषित है, ये रिपोर्ट बताती है हंगर इंडेक्स। ठीक है, 2 ही फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इस रिपोर्ट के, इतना पर्याप्त है। चलिए बताइए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की कमी आई है। कितना बढ़िया यहाँ पे ये, खैर डेटा जो है वो नेगेटिव है, बट क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। 73% यहाँ पे पॉपुलेशन वन्यजीवों की, वाइल्ड लाइफ 73% ख़त्म हो चुकी है पिछले 50 वर्षों में। और कितना भयावह डेटा है। 73%, ठीक है, याद रहेगा 73%, कितना बचा ही है अब। चलिए फूड डे बताइए, विश्व खाद्य दिवस कब होता है। विश्व खाद्य दिवस होता है 16 अक्टूबर को। बहुत पैट क्वेश्चन है PCS का। विश्व खाद्य दिवस 16 तारीख एक और है जिस पे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछ ले रहा हूँ आपसे, ओजोन डे बताइए कब होता है। ओजोन डे, ठीक है। इस बार की थीम क्या रही है खाद्य दिवस की, बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। तो ये बहुत कम चांस है थीम पूछने का, बट ये है कि अगर याद रखते हैं आप तो ये मुख्य परीक्षा में बहुत काम आती है ना। अगर फूड पे या फिर कुछ इस इन रिलेशन में अगर कुछ आपको दिख गया मेंस में, और उस चीज़ को आप यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, इन थीम वगैरह को डाल देते हैं, तो बहुत इम्पैक्टफुल होता है वो एग्जामिनर के लिए, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो खैर अभी तो प्री देना है, तो अगर अभी जोर नहीं लग रहा है दिमाग पे तो कोई बात नहीं, लेकिन 16 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस, ये भी एक प्रकार से नया ही दिवस है, इसको ध्यान रखना। नए दिवस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जब शौचालय दिवस शायद 20 कब आया था, शौचालय दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो वो 2-3 बार लगातार पूछा था कमीशन ने, है ना। शौचालय दिवस 19 तारीख में होता ना शायद, कमेंट करके बताइएगा, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 17 अक्टूबर को, ठीक है, 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में मनाया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ये ठीक है, इतना फैक्ट। अभिधम्म क्या है, ये इस दिवस में विभिन्न देशों के शिक्षाविद जो हैं, भिक्षु लोग हैं, भारत के बौद्ध धर्म के युवा विशेषज्ञ शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है बेसिकली। तो ये 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइए, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली, ठीक है। मोबाइल से समझ में आता है डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है, यही सब डिजिटल टेक्नोलॉजीज की बात होती होगी यहाँ पे। उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ 2025 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, महाकुंभ 2025 में सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण और ड्रोन रोधी तकनीक के इस्तेमाल के लिए किस देश से मदद मांगी है। इस देश का नाम है इजराइल,
ठीक है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में अव्वल देश है इसराइल, हर एक टेक्नोलॉजी में अव्वल है। खैर, तो यूपी इसराइल लीडर्स समिट अभी हुई थी, लीडर्स मीट हुई थी लखनऊ में, तभी ये चीज़ें यहाँ पे सामने आई हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। यूपी इसराइल लीडर्स समिट मार्क कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। लखनऊ लगा देना, आगरा नहीं लगाना है, इलाहाबाद नहीं लगाना है, कानपुर नहीं लगाना है, हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मदद वाला हो गया और दूसरा क्वेश्चन ये मीटिंग हो गई, ठीक है। लीडर्स मीटिंग दोनों देशों की, मतलब एक स्टेट है एक देश है, लखनऊ याद रखना। अरे यार यहाँ पे तो ये बिलर हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। ये स्कैन ठीक से नहीं हो पाया शायद ये वाला। इसका नाम यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ अरोहा लिखा हूँ, ठीक है। अरोहा, अरोहा 2024। ये समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की उन्नति एवं वैश्विक अवसर, ये अरोहा का फुल फॉर्म है। मतलब आयुर्वेद के लिए ये मीटिंग हुई होगी या फिर बैठक हुई होगी। तो ये कहाँ पे हुई है, बस इतना सा क्वेश्चन लिखा है। तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। मैं इसको इस वजह से यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा था। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, ठीक है। और चूँकि आयुर्वेद की बात अब बहुत ज़्यादा होने भी लगी है, तो ध्यान रखिएगा, अरोहा 2024 नई दिल्ली में हुआ है। चलिए, वैसे भी अगर क्वेश्चन नहीं भी पढ़े होते तो आप लोग तुक्का लगा के तो आते ही है ना, नई दिल्ली। वैसे तुक्का से बचना है ना। नेगेटिव मार्किंग है बहुत तगड़ी, 33%, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। समर्थ बताइए, समर्थ क्या है? इतना ही पूछेगा सिर्फ, समर्थ क्या है। समर्थ आपको लगा देना, ये वस्त्र क्षेत्र से संबंधित कुछ होगा। वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना है ये। इस योजना को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया, इसी वजह से ये न्यूज में थी, ठीक है। एक्सटेंशन की वजह से, योजना तो पुरानी है, ये हम लोग पिछले साल भी पढ़े थे समर्थ। तो ध्यान रखना, समर्थ क्या है, वस्त्र क्षेत्र से। और वस्त्र क्षेत्र से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी चलता है भारत सरकार का, बताइए। मित्र पार्क है ना, मेगा मित्र पार्क, यही नाम है, सही बोल रहा हूँ? कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और उस स्कीम का नाम है पीएम मित्र, ठीक है। टेक्सटाइल के लिए है, ध्यान रखना, कपड़ों के लिए। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, लेडी जस्टिस प्रतिमा। ये तो अभी न्यूज में काफ़ी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा ना, तमाम चौराहे पे देखा होगा, किताबों में देखा होगा, जो प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है, आंखों में पट्टी लगाई है और हाथ में तराजू लिए हुए हैं, तो उस चीज़ को अब बदल दिया गया है। बदलाव क्या क्या हुआ है, यहाँ पे आंखों की पट्टी हटा दी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये था कि भैया आप कानून अंधा नहीं है, तो ठीक है, आंखों की पट्टी हटा दी गई है। और दूसरा यहाँ पे बदलाव जो हुआ है वो तलवार, हाथों में क्या था, हाथों से तलवार हटाकर संविधान रखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि कानून दंड पर आधारित नहीं है अब। ये दो यहाँ पे बदलाव किए गए, आंखों से पट्टी हटा दी गई है और तलवार की जगह संविधान को रख दिया गया है। इमेज में लगा दूंगा तो देख लेना। तो अभी तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, रिकॉर्ड करने के बाद फिर इमेजेस डालना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है सारी इमेजेस, टाइम लगता है इस वजह से। चलिए देखिए, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? आसान है, जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। इसमें न्यूज में क्या था, फिर न्यूज में ये था कि नामदफा राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है, इसमें सबसे अधिक तितलियाँ पाई जाती हैं। अभी कुछ रिसर्च हुई होगी, काउंटिंग वगैरह, इनकी भी काउंटिंग होती है भाई, है ना। जैसे भालुओं की काउंटिंग होती है, लेपर्ड की काउंटिंग होती है, टाइगर की काउंटिंग होती है। तो इनका भी कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है, मतलब एक एक करके नहीं काउंट होता होगा, फिर भी एक ड्रोन बेसिस पे कुछ करके सर्च करके कुछ ऐसा बनाते होंगे डेटा कि यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। अब हर एक छोटी चीज़ों को काउंट थोड़ी ना कर सकते हैं, कीड़ों की काउंटिंग थोड़ी ना होगी। फिर भी डेटा तो आपके सामने दिया ही है ना, तो ध्यान रखिएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, पता ही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अभी हाल ही में नए बने हैं। ये पहले भी हमने मार्क कराया है आई दृष्टि में। अभी कि इसका नंबर आपको ध्यान रखना है 51, 51, 51 ये नंबर के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए जल्दी से बताइए, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है और हाई कोर्ट किस आर्टिकल में है, बताएंगे? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, 324 पढ़ते हैं। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन है। सुप्रीम कोर्ट में कहाँ पे है?
सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? 124 पढ़ते हैं ना, 124 सही बता रहा हूँ। और हाई कोर्ट कहाँ पढ़ते हैं? दो को एक की जगह बैठाना होता है तो 214 हो जाता है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाता है। तो 124/214 ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। ठीक है, चलिए। फेमिना मिस इंडिया 2024 बताइए। फेमिना मिस इंडिया हैं ये निकिता पोरवाल, निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश की हैं। चलिए, निकिता पोरवाल भी हो गई हैं। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे ऐड किए जाते हैं जो क्रिकेटर होते हैं फेमस, जिनका महत्व तो बहुत ज़्यादा है ना, या फिर जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, ऐसे लोगों को, ऐसी पर्सनालिटी को जोड़ा जाता है। तो अभी हाल ही में आईसीसी ने 3 सदस्यों को शामिल किया है। इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है भाई। एक है एलिस्टर कुक, ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नीतू डेविड, ये भारत की खिलाड़ी हैं। और एवी डिविलियर्स, जानते हैं, 360 साउथ अफ्रीका। ये 3 लोगों को हॉल ऑफ फेम में जोड़ा गया है। तीनों के नाम आपको याद रखना है। नीतू डेविड का यहाँ पे इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ भारत का ही अगर पूछे तो फिर नीतू डेविड के बारे में पूछा जाएगा। हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाली दूसरी महिला हैं ये, दूसरी भारतीय महिला हैं नीतू डेविड। पहली जो भारतीय महिला थी उनका नाम था डायना एडुल्जी, डायना एडुल्जी। कर लेंगे ना ये तो। चलिए, देखिए यहाँ पे एंड्रो गांव के बारे में क्या न्यूज़ था। एंड्रो गांव जो है ये मणिपुर का गांव है, पहली बात। और यहाँ पे ये है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 ऑर्गेनाइज हुई होगी, उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक का पुरस्कार मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गांव में से एक का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया एंड्रो गांव को, पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, एंड्रो। भारतीय कला महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकंदराबाद में आयोजित। सिकंदराबाद कहाँ पे भाई बताइए, कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन पूछेगा, भारतीय कला महोत्सव कहाँ पे हुआ है? नॉर्थ ईस्ट राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक कार्यक्रम था, सिकंदराबाद। चलिए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखते हैं, ABDM देखते हैं। देखो, इसको हम लोग क्यों बार बार पढ़ते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ हुआ होगा, एक्सटेंशन हुआ होगा, या फिर फंड रेज किया होगा, या फिर कुछ खाते आते नंबर ऑफ यहाँ पे जो अकाउंट होते हैं वो ज़्यादा खुले होंगे, या फिर डेटा आया होगा कुछ पिछले सालों का। पिछले 3 वर्ष में 67 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं। तो ये अभी डेटा आया था, इस वजह से ये था न्यूज़ में। पिछले 3 साल में 67 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 67 करोड़, वो इसी को बेसिस बना के आपको पुरानी चीज़ें पूछ लेगा। 4 स्कीम देगा, चारों के सामने ईयर लिख देगा, और यहाँ पे लिख देगा लॉन्च कब हुआ था, क्वेश्चन में ऐसा मैचिंग में पूछ लेगा। तो आपको फिर मैच कराने के लिए पूछेगा, ये स्कीम इस साल आई थी, ये स्कीम इस साल आई थी, ये स्कीम इस साल आई थी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2021 ध्यान रखना। चलिए, कुछ नोट में यहाँ पे डाला गया है। राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जेवर जगह है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा आपको ध्यान रखना। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे आगे है। ठीक है, ये 2 फैक्ट हो गए सिर्फ यूपी के बारे में। तो यूपी स्पेशल से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए, हो जाएगा ना। सेमीकंडक्टर पार्क और एक पेड़ माँ के नाम। साहित्य रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इनका नाम है लेक्जर डन, अमेरिका के हैं। साहित्य रामानुजन पुरस्कार 2024। रामानुजन लिखा हुआ है तो समझ में आता है, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता होगा। ठीक है, विश्व हृदय दिवस बताइए। विश्व हृदय दिवस ये 29 सितंबर को। ठीक है, 29 सितंबर को। ये लास्ट टाइम का है ना सितंबर का, इस वजह से सितंबर का मैं ऐड किया हूँ 2-3 दिन का। हृदय याद रखना भैया, 29 सितंबर। चलिए, एक बताइए, 27 सितंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है, स्वास्थ्य दिवस बताएंगे। स्वास्थ्य से 7 याद रखने को बोला था, अब 7 क्या है ये भी बताइए कमेंट करके। चलिए, कैंसर भी हम लोग पढ़ते हैं। कैंसर दिवस कब पढ़ते हैं? कैंसर में ऐसे लिख लो कैंसर को, कैंसर में 4 शब्द है ना, 4 वर्ड हैं, तो 4 तारीख को कुछ होता है। ठीक है, 15 अक्टूबर को किस राष्ट्रपति की जयंती मनाई गई अभी हाल ही में? बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब मिसाइल मैन के नाम से इनको जानते हैं। 2002 में इलेक्ट किए गए थे एज ए प्रेसिडेंट और 11वें प्रेसिडेंट थे। 15 अक्टूबर, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ से रेज हो रहा है। मिसाइल मैन तो हम लोगों ने सीख लिया। एक क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, जनक पढ़ा था अग्नि मिसाइल का, है ना, पायनियर ऑफ अग्नि मिसाइल, या फिर अग्नि मिसाइल का जनक कौन है, ठीक है, नाम बताइए कमेंट करके। सरनेम मैं बता दे रहा हूँ, अग्रवाल साहब हैं, ठीक है। अब कौन अग्रवाल साहब हैं ये बताइएगा। तो अगर ये अग्नि मिसाइल की जनक पूछा जाए तो कलाम साहब को मत लगा देना, गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखें, थोड़ा बी निर्माण क्षेत्र में देख लेते हैं, कुछ डेटा है हम लोग के सामने। बी निर्माण क्षेत्र के ये जो डेटा जारी किए जाते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो स्टैटिस्टिकल और ये जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है ये मिनिस्ट्री जानते होंगे, इसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। ये बता रहे हैं कि 2022-23 में रोजगार बढ़कर 1.84 करोड़ हो गया, 1.84 करोड़, और 21-22 में ये था 1.72 करोड़। दोनों में अगर परसेंट में वृद्धि निकालें तो ये इतना बनता है, 7.4% की वृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, इस जो अभी आंकड़े आए हैं बी निर्माण क्षेत्र में रोजगार कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 7.4% की वृद्धि हुई है। तो ये परसेंट में हो गया, बाकी नंबर में 1.84 करोड़ अभी का डेटा है 22-23 का, और एक साल पुराना जो डेटा है 1.72 करोड़ का। ये कुछ और इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए अधिक व्यक्तियों के लिए रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है। पहले नंबर पर तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश नहीं लगा देना भाई। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ये ऐसा ही रिपोर्ट बता रही है, ठीक है। तीसरा स्थान है गुजरात का, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। इस रिपोर्ट के अनुसार अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा लगा देना, ठीक है, ये चौथा स्थान है। बाकी यहाँ पे पहला आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो जाएगा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। चलिए जल्दी से वन लाइनर फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस कीजिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती साहब को, ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। काजिंद एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? काजिंद से समझ में आता है कजाकिस्तान, बेसिक है, हम लोग पहले पढ़े हैं। तो उस टाइम पढ़े थे कि कहाँ आयोजित होने वाली है, अब आयोजित हो गया होगा अक्टूबर मंथ में, तो ये फिर से आ गया, उत्तराखंड में आयोजित की गई है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को काजिंद से कजाकिस्तान लगा देना। एक क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने कहाँ पर नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर। किस राज्य के द्वारा हीट वेव को नेचुरल डिजास्टर के रूप में क्लासीफाई किया गया है? हीट वेव को, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा काम मध्य प्रदेश ने किया है, हीट वेव भी अब एक नेचुरल डिजास्टर है। चलिए अच्छी बात। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे होता है? नागालैंड में ही होता है। अक्टूबर में हुआ होगा तो फिर से पड़ रहा है हॉर्नबिल। ये देखिए थोड़ा, विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ दुबई में किया गया है। दुबई में एक काम और हुआ है, जल, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी को भी यहाँ पे आयोजित किया गया है, तो इसका भी आंसर दुबई है। खो खो विश्व कप 2025 में, मतलब ये जो विश्व कप होने वाला है खो खो का 2025 में, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये भारत में किया जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड कप है इसलिए इंपॉर्टेंट है खो खो का। चलिए, इनका नाम है क्लाउडिया सिनबाम, इसको आई दृष्टि में भी हम लोगों ने पढ़ा था। क्लाउडिया सिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मैक्सिको की, ठीक है, क्लाउडिया सिनबाम लगा देना। उत्तर प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, पुराना क्वेश्चन है वैसे, लेकिन न्यूज में बना रहता है। किस राज्य के द्वारा अक्टूबर 2024 को संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के द्वारा। संचारी रोगों पर तमाम यहाँ पे प्रोग्राम चलते रहते हैं यूपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शास्त्रीय भाषाओं में अभी कुछ भाषाएं और ऐड की गई हैं, तो नंबर ऑफ शास्त्रीय भाषाएं यहाँ पे बढ़ गई हैं। पहले हम लोग जो पढ़ते थे
वो भी देखेंगे और न्यू इंक्लूडेड जो हैं वो भी देख लेंगे। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ये अभी नई भाषाएं हैं, ठीक है, यानी 5 अभी रिसेंट में जोड़ी गई हैं, तो 5 साइड में लिखा हुआ है। नंबर भी याद रखना है और नाम भी याद रखना है। मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इससे पहले जो शास्त्रीय भाषाएं थी वो 6 ही थी, और सबसे रिसेंट में उस टाइम पे जब ये लॉन्च नहीं हुई थी 5, उससे पहले हम लोग रिसेंट फैक्ट यही पढ़ते रहते थे, उड़िया उड़िया उड़िया, है ना। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। पहले ही 6 हुआ करती थी, 5 अब फिर से ऐड कर दी, टोटल हो गई 11। 11 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। टोटल कितनी हो गई हैं? 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं, और अभी इन 5 के नाम याद रखना है। 4 ऑप्शन बनाएगा और पूछ लेगा, और जो ऑप्शन रहेगा वो कॉम्बिनेशन में रहेगा 1 2 1 2 3 1 4, इस तरीके से कि अभी हाल ही में किन भाषाओं को जोड़ा गया है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक आध ऑप्शन पुराना भी डाल देगा, संस्कृत डाल देगा या उड़िया डाल देगा, तो उसको हटाना पड़ेगा फिर रिसेंट का अगर पूछेगा तो। चलिए यहाँ पे देखिए, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। जनजाति से संबंधित चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यार, इसलिए मैं ऐड किया हूँ यहाँ पे। धरती बाबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये झारखंड के हजारीबाग में इसका उद्घाटन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि इस अभियान को शुरू कहाँ से किया गया? झारखंड से, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, जनजातीय गौरव दिवस को कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 नवंबर को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस के द्वारा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, ठीक है भाई। चलिए इसको देखिए, रेडियो का सबसे बड़ा संग्रह होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? रेडियो का सबसे बड़ा संग्रह, संग्रह की बात हो रही है। इनका नाम है, उत्तर प्रदेश से इसलिए इंपॉर्टेंट है, राम सिंह बौद्ध, इनका नाम है राम सिंह बौद्ध, अमरोहा के हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। रेडियो का सबसे बड़ा संग्रह। देखें, वर्ल्ड एनिमल डे बताइए, अनकॉमन सा है ये दिवस, लेकिन पूछ लेगा तो क्या करेंगे यार। कैंसर से याद रख लीजिए, थे कैंसर की डेट होती है ना 4 कैंसर दिवस की, तो कैंसर से पशु समझ लेना। तो यहाँ पे ये विश्व पशु दिवस हो गया 4 अक्टूबर। ये तो मैं तो ऐसी उठपटांग सी ट्रिक बनाता हूँ, एनिमल 4 यहाँ पे अक्षर हैं, 4 से 4 हो गया। अब 4 ऑप्शन में दिख जाएगा 4, अब ऐसे तो ऑप्शन नहीं देगा ना यार, 4 अक्टूबर, 4 नवंबर, 4 अगस्त, इतना कठिन तो नहीं देता है। तो ऐसे देगा, 4 दे देगा, 24 दे देगा, 14 दे देगा, 3 दे देगा, तो 1 तारीख तो 4 दिख जाएगी, तो 4 लगा देंगे हम, भली मंथ का हमें नहीं याद है तो, ठीक है। अब चलिए मालाबार 2024 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है ये मालाबार। यहाँ पे हम लोग को ये सब नहीं सीखना है 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, यहाँ पे हम लोग को बस यही सीखना है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएसए है। शुरुआत की अगर बात करें तो बस 3 ही कंट्री थी, भारत, जापान और यूएसए। ऑस्ट्रेलिया बाद में ऐड हुआ है, बट कोई नहीं, अभी जो वर्तमान में है वो 4 कंट्रीज़ हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे संघाई सहयोग संगठन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बार की जो मीटिंग हुई है 2024 की, वो हुई है इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और यहाँ पे कौन गया था? जयशंकर साहब गए थे, है ना, एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, बड़ा न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे इनको। तो अभी पीसीएस के लिए एक क्वेश्चन बस यही है कि इसकी जो मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। और होस्ट किसने किया है? होस्ट पाकिस्तान ने किया है, लेकिन भारत की तरफ से किसने होस्ट किया है? वो एस जयशंकर थे, ठीक है। बाकी बैकग्राउंड में देख लीजिए, एससीओ का जो संगठन था, इसका जो स्थापना हुआ है वो 1996 में हुआ है, 1996 में। शुरुआत में जो मेंबर थे संघाई में, वो 5 मेंबर थे, संघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था। और जो 5 मेंबर थे वो था चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। अभी परसेंट में कितने मेंबर हैं ये जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ फिर भी,
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में एससीओ का गठन हुआ था 2001 में। तो ये गठन वाली बात होगी, बट ये लेस इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अभी जो टोटल मेंबर हैं वो हैं 10, ठीक है। अगर रिसेंट मेंबर पूछे आपसे तो बेलारूस लगा देना, बाकी 10 जो हैं वो देख लीजिए। भारत है, ईरान है, पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। और आपने पुराने अगर करंट अफेयर्स आप पढ़ते आए हैं तो ये भी आप जानते होंगे कि भारत को और पाकिस्तान को अभी रिसेंट में ही जोड़ा गया था, शायद 2016 में या 2017 में, ठीक है। टोटल मेंबर याद रखना 10 हैं। चलिए देखिए, विश्व कपास दिवस वेरी इंपॉर्टेंट। कपास जो दिवस होता है वो 7 अक्टूबर को होता है, और इस बार की जो थीम है कॉटन फॉर गुड। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसकी थीम नहीं पूछा जाएगा आपसे, दिवस पूछे जाने की पूरी संभावना है कमीशन के द्वारा। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि कपास का जो प्रोडक्शन करता है, सबसे मेन प्रोडक्शन जो है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, कौन सा स्टेट करता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पे देखिए, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 7 अक्टूबर को होता है, और इस बार की जो थीम थी यूनिकली सीपी, ठीक है। सीपी का मतलब है सेरेब्रल पॉलिसी। तो ये दिवस वाली बात हो गई थी, ध्यान रखना। कपास का बहुत इंपॉर्टेंट है डे 7 अक्टूबर। और ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है, प्रोडक्शन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, गुजरात में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में, कमेंट करके बताइएगा। देखिए, चर्चा में रहा पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे स्थित है। ये भी न्यूज में था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मेंशन किया हूँ। पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए, हो जाएगा ना ये। देखिए, अभी एक सेंसस हुआ है, जंगली गधों का सेंसस हुआ है, जंगली गधों की जनगणना हुई है। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा हैं गधे, कहाँ पे कम है, कितनी वृद्धि हुई है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से यार ये सब भी इम्पोर्टेंट है, हर एक जीव इम्पोर्टेंट है। अभी जो इनका सेंसस का जो आंकड़ा दिया है, यही मिनिस्ट्री देगी, और कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके द्वारा आंकड़े जो हैं जो जारी किए गए हैं। और जो हम लोग वाइल्ड एस पढ़ते हैं ना, वाइल्ड एस जो हम लोग पढ़ते हैं, ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं गुजरात में, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं, ये फैक्ट बहुत पुराना है, कई बार पीसीएस ने पूछा भी है। अभी देखो, इस सेंसस में जो आंकड़े आए हैं वो देखना जरूरी है। 2020 में अगर बात करें तो ये 6082 थे, ठीक है, संख्या में, और 2024 में ये 7672 हो गए। ये सब आंकड़े आपसे पूछने वाला नहीं है। आपसे अगर पूछा जाएगा तो यही बस पूछा जाएगा कि अभी जंगली गधों की जनगणना हुई है, इसमें कितनी वृद्धि हुई है पिछले साल की अपेक्षा। तो आप लगभग 27 याद रखना, ठीक है, 27। ये जो नंबर पूछे जाते हैं ना, ये टाइगर के पूछे जाते हैं या फिर स्नो लेपर्ड के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम संख्या में है ना, स्नो लेपर्ड। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं पीडीएफ में, आप लोग पढ़े होंगे। और ये जो सेंसस किया जाता है ये हर 4 साल में किया जाता है, ठीक है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये है इक्कस हेमिओनस्कोर। अब थोड़ा ट्रकोमा के बारे में देखते हैं। ट्रकोमा ये जो संबंधित है बीमारी, इस सिंपल सा आपको याद रखना है, आइज़ अफेक्ट करती है, आँखों से संबंधित ये बीमारी है। अभी WHO के द्वारा घोषणा की गई है कि भारत ट्रकोमा से मुक्त हो गया है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 10 अक्टूबर लगा देना, ठीक है। और सिर्फ स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये हम आपको रिकॉल करा चुके हैं कई बार। स्वास्थ्य से आप 7 याद रखिए, ठीक है, 7। बाकी 7 कौन सा महीना है ये दिक्कत नहीं है, जो ऑप्शन में देगा उससे आप आइडिया लगा लेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में भारत का राजदूत कौन है। फ्रांस में भारत के राजदूत अभी जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है संजीव कुमार सिंगला। और जर्मनी में जो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अजीत कुमार गुप्ते, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, स्टडी इन इंडिया कैंपेन एक है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत द्वारा स्टडी इन इंडिया अभियान की शुरुआत की गई है। इनका कहने का मतलब है कि आप भारत में आइए और पढ़ाई कीजिए। जो भी देश विदेश के स्टूडेंट हैं वो कोशिश करेंगे, वो जो भी देश विदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन है दरअसल, है ना।
अट्रैक्शन है कि भारत में आइए, आप पढ़ाई कीजिए। जैसे मेड इन इंडिया चल रहा है ना, वैसे ये इंडिया इन स्टडिया है। जैसे मेड इन इंडिया चल रहा है ना, उसी तरीके से स्टडी इन इंडिया भी है कि आप आइए यहाँ पे पढ़ाई कीजिए। अगर पूछा जाए आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो शारजाह लगा देना, शारजाह में आयोजित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस शो को लॉन्च किया गया है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी हो जाएगा ना, इतना सा 2-3 बातें थी इसमें। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 11 अक्टूबर को। और इस बार की जो थीम है, भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण। यहाँ पे थीम नहीं पूछा जाएगा, आप दिवस पर ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कीजिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कीजिएगा इंपॉर्टेंट, भारतीय कौशल संस्थान यानी इंडियन स्किल इंस्टीट्यूट जो है IIS, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है? आसियान शिखर सम्मेलन इम्पोर्टेंट है, वियंतियान है। वियंतियान है, ये जो कैपिटल है वो वियतनाम की नहीं है। ठीक है, ये कैपिटल है लाओस की, इसको ध्यान रखना है आपको। आसियान का जो मीटिंग हुई है, अभी जो समिट हुई है, वो वियंतियान में हुई है, लाओस में। और आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जकार्ता में है। ठीक है, इंडोनेशिया में। हाल ही में डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र में अग्रणी थे? ये ध्यान रखिएगा, हृदय शल्य चिकित्सा। ये इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण यानी जो हार्ट का जो ट्रांसप्लांट हुआ था फर्स्ट टाइम, वो इन्होंने किया था, डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इसको कीजिए। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब होता है? 12 अक्टूबर को, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नाटो के महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मार्क रूटे। ठीक है, मार्क रूटे। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस देश को चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यानी सोवरेंटी सौंपने की घोषणा की है? ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको सुपर मार्क कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। हाल ही में यूके ने किस देश को चागोस द्वीप समूह की सोवरेंटी सौंपने की घोषणा की है? इसका नाम है, इस देश का नाम है मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस को ध्यान रखना है आपको। चागोस द्वीप कहाँ पे है ये तो जान रहे होंगे ना, मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ, मैप बनाया हूँ छोटा सा, इसको देखिए। इंडिया दिख रहा, श्रीलंका दिख रहा, लक्षद्वीप भी आपको दिख रहा, इंडियन ओशियन है, ये मालदीव है। और आप थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे मैप पे, तो आपको यहाँ पे चागोस द्वीप समूह आपको दिख जाएगा। इसकी जो सॉवरेंटी अभी सौंपी है यूके, ये अभी तक यूके के कंट्रोल में था, अभी कंट्रोल में किसके रहेगा? ये रहेगा मॉरिशस के। ठीक है, मॉरिशस के। प्रोजेक्ट उद्भव का यहाँ पर देखिए उद्देश्य क्या है, एम क्या है? भारत के समृद्ध ऐतिहासिक सैन्य ज्ञान को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ एकीकृत करना है। अभी कैसे समझ में आएगा आपको? यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे भारतीय नौसेना ने पहले झंडे को, जो भारतीय नौसेना का झंडा होता था उसको जैक बोलते थे, जैक का नाम बदलकर राष्ट्रीय ध्वज किया गया। जैक स्टाफ का नाम बदलकर राष्ट्रीय ध्वज स्टाफ किया गया। ठीक है, इस तरीके से किया जाएगा काम। औपनिवेशिक क्रॉस जो था, इसको शिवाजी के अष्टकोणीय टिकट से बदल दिया गया। ये हम लोगों ने अभी देखा ही था, शायद 1 ही साल पुरानी ये बात है। तो इस तरीके से जो ऐतिहासिक सैन्य ज्ञान को आधुनिक सैन्य प्रथाओं में एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है 18वें नंबर का था, ये भी ध्यान रखना है आपको। 9 जनवरी को ये वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। और जो प्रोग्राम किया जाता है वो 2-4 दिन चलता है। जैसे अभी 8 से 10 जनवरी 2025 तक ये होस्ट कौन करेगा? भुवनेश्वर। ये ध्यान रखना है आपको कि 18वां जो PBD जो है, ये होस्ट कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है, भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, और ये बाई एनुअल है, हर 2 साल में मनाया जाता है। पहले 1 साल में मनाया जाता था, अब हर 2 साल में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महिलाओं का 1 दिन का मासिक धर्म अवकाश की भी घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। महिलाओं के लिए जो महिलाओं में जो मासिक धर्म होता है, उसके लिए 1 दिन का जो अवकाश
अवकाश जो प्रोवाइड किया है वो उड़ीसा सरकार ने किया है। ठीक, इतना क्लियर है। चलिए इसको देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग कवर किए हैं। कजान रसिया का एक शहर है, रूस का एक शहर है, और ये जो ब्रिक्स की समिट थी ये 16वें नंबर की थी। ठीक है, टोटल मेंबर कितने, हम लोग 10 पढ़े थे, ये भी आसान है। थीम इस बार की जो थी, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। थीम नहीं पूछा जाएगा, अब मेंबर याद रखिएगा। और सम्मेलन अभी अभी कहाँ पे हुआ है, समिट कहाँ पे हुई है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कजान में हुई है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि कजान घोषणा किससे संबंधित है, किस संस्था से संबंधित है, किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, तो ब्रिक्स लगा देना। बाकी ये सब चीज़ें तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पढ़ लेते हैं। 31 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, कुछ बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा। नाडियाड गुजरात में इनका जन्म हुआ था। स्टील मैन ऑफ इंडिया इनको बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ के रखे हैं। 562 रियासतों को मिलाकर इन्होंने भारतीय गणराज्य की स्थापना की थी। ठीक है, पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। बारदोली अभियान जो हुआ था 1928 में, उसी अभियान में इनको नाम दिया गया था सरदार का, है ना, सरदार की उपाधि यहीं पे मिली थी इनको 1928 में जो बारदोली अभियान हुआ था। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें लगभग जानते थे। चलिए इसको देखिए, 3 तलाक पीड़ितों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स स्कीम यानी UPMG योजना जो है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। अगर पूछा जाए कि 3 तलाक से जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए कुछ कुछ कौन कर रहा है ना, तो स्टेट में अगर पूछा जाए तो लगा देना उत्तर प्रदेश। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, दारा सिंह खुराना। ठीक है, दारा सिंह को जानते हैं ना, अभिनेता हैं। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार इनको दिया गया है। चलिए अब देखिए, सखारो पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। सखारो पुरस्कार 2024 ये यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। और इस बार जो मिला है इनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज। ये इन दोनों लोगों को मिला है सखारो पुरस्कार। बड़ा कठिन सा नाम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इसको भी 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैं PDF भेज दूंगा। ठीक है, ये ह्यूमन राइट ये प्राइज़ होता है, मानवाधिकार सम्मान होता है। क्लियर है। चलिए 24 अक्टूबर देखिए, वर्ल्ड पोलियो दिवस होता है, इसको याद रखना है आपको। 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे। जोनास साल को हम लोग जानते हैं, इन्हीं के बर्थडे पर, इन्हीं के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। क्योंकि जो पोलियो की जो वैक्सीन है वो इन्हीं ने बनाई थी, जोनास साल, उसको साल का टीका बोलते हैं। ठीक है, और पोलियो कैसी डिसीज़ है, वायरल है कि बैक्टीरियल है, ये वायरल डिसीज है। चलो इसको देखिए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में एक मूवी आपको रिकॉल कराना पड़ेगा, आमिर खान साहब की एक मूवी है। डिसलेक्सिया जागरूकता माह हर वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो डिसलेक्सिया डिसीज है ये जानना जरूरी है। ये सीखने संबंधी विकार है। ठीक है, एक बीमारी है। ध्वनियों को पहचानने में दिक्कत होती है, अक्षरों को पहचानने में दिक्कत होती है, शब्दों का जो अक्षरों के साथ संबंध है उसको सीखने में समस्या होती है। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं PM मुद्रा के बारे में। मुद्रा क्या है, ये स्कीम है एक जहाँ पे लोन दिया जाता है, जिस स्कीम के तहत लोन दिया जाता है। और यहाँ पर तृण प्लस जो श्रेणी है, इसकी जो ऋण राशि है, लोन की जो अमाउंट है, लोन की जो लिमिट है, इसको बढ़ा दिया गया है। 10 लाख से बढ़ा दिया गया है 20 लाख। ये आपको ध्यान रखना है, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया, इसी वजह से ये न्यूज में थी। ठीक है, बाकी जो 3 श्रेणियाँ होती हैं, एक शिशु श्रेणी होती है, एक किशोर होती है, एक तरुण होती है। शिशु में 50,000 तक लोन दिया जाता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है, और तरुण श्रेणी जो है वो 5 लाख से 10 लाख दिया जाता है। और तरुण श्रेणी का एक सब कैटेगरी भी है, तरुण प्लस, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें 20 लाख तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, इसी वजह से न्यूज में थी, इसको ध्यान रखना। चलिए इसको देखिए, अमेरिकी पत्रिका है एक ग्लोबल फाइनेंस। ग्लोबल फाइनेंस ने शीर्ष बैंकर का दर्जा किसे दिया है,
इनका नाम है, आरबीआई गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास साहब। ठीक है, चलिए रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो है 2024, इसमें भारत का क्या स्थान है? 79। 142 कंट्रियों को यहाँ पे काउंट किया गया था, शामिल किया गया था। 142 कंट्री में 79 जो पोजीशन है वो भारत की है रूल ऑफ लॉ में। ओके, चलिए इसको देखिए। अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पे राज्य की बात हो रही है ना, कि अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला राज्य कौन सा सबसे यहाँ पे सबसे बड़ा बनने जा रहा है, उसका नाम है यूपी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इनका नाम है अभ्युदय जिंदल, और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक है, अभ्युदय जिंदल का नाम याद रखना। चलिए, महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन है भाई, बताइए? न्यूजीलैंड है। ठीक है, साउथ अफ्रीका को हराया है। पुरुष कैटेगरी में अगर बात करें तब भी साउथ अफ्रीका हारा है और इंडिया विजेता रहा है ना। एक केर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केर, गलत नाम लिख रहा हूँ, एक केर है ना, अमेलिया केर, इन्होंने इतिहास रच दिया है। किस वजह से? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इनको मिला है साथ में इसी मैच में, और प्लेयर ऑफ द मैच दोनों पुरस्कार जीतने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस वजह से इन्होंने इतिहास रचा है, ध्यान रखिएगा। एक केर, इसको देखिए। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, ये हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी है। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 राजगीर में, बिहार में। ठीक है, और शुभंकर जो था वो गुड़िया था। गुड़िया का मतलब होता है बच्ची होता है। ठीक है, तो महिला वाली बात थी, तो यहाँ पे बच्ची वाला यहाँ पे शुभंकर है। इसको देखिए, हाल ही में मलेरिया मुक्त देश कौन सा है? मिस्र है, लगा देना। WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त देश हाल ही में कौन सा है? मिस्र। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो CBD होता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसकी जो मीटिंग हुई है वो 16वें नंबर की हुई है, उसको COP16 बोला जा रहा है। कहाँ पे हुई है? केली में, कोलंबिया। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा असफाक उल्ला खान के बारे में। 22 अक्टूबर का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। 22 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाई गई है। एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। यानी ये जो HRA है इसमें ये सक्रिय सदस्य भी थे। HRA यानी ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, है ना, इसकी एक्टिव मेंबर थे। और 1927 में फैजाबाद में इनको फांसी हो गई थी। तो ये जेल का भी नाम एक बार पूछा है, फैजाबाद जेल। जन्म भी पूछा है इनका और जेल भी पूछा है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों यूपी से बिलोंग कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो ये हम लोगों का अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स ख़त्म हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का करंट अफेयर्स। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो यार शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आपको हेल्प मिल रही है तो। ठीक है, चलते हैं, पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।